जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से कमिटेड होंगे। एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं दोस्तों और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी होगी। तो आपकी तैयारी को भी और धार देते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाता है। इसलिए हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो है हमने 1857 की क्रांति को पढ़ लिया था दोस्तों। उससे संबंधित जितने फैक्ट्स थे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। आज उससे आगे की बातें हम लोग करेंगे कि उसके अलावा कौन कौन से जन आंदोलन हुए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं देश के अलग अलग भागों में। इसके बाद हम देखेंगे किन पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। इन चीज़ों को भी हम आज ही के वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास विभिन्न जन आंदोलनों से। ठीक है, आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अन्य जन आंदोलन, चूंकि 1857 का आंदोलन हम लोगों ने पढ़ा है तो उसी की पृष्ठभूमि में ये शीर्षक है अन्य जन आंदोलन। मतलब इसके अलावा कौन कौन से महत्वपूर्ण छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण जन आंदोलन हुए, यही हमको देखना है। क्लियर हुआ? तो देखिए दोस्तों, नील विद्रोह 1857 के विद्रोह के ठीक बाद जो है नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसके पहले एक विद्रोह था दोस्तों, थोड़ा सा उसके कालक्रम को जान लेते हैं। सन्यासी विद्रोह, ये समय था दोस्तों 1763 का। 1763 से 1800 के बीच का समय है। इसमें हुआ था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह, इसके बारे में बस इतना ही जानिए, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। नील विद्रोह, ठीक है, नील विद्रोह देखेंगे 1857 के ठीक बाद हुआ है। ये हुआ है 1859 से 60 के बीच में। 1859 और 60 के बीच में हुआ है दोस्तों नील विद्रोह। नील विद्रोह, नील विद्रोह को हम लोग देखेंगे दोस्तों कि नील विद्रोह क्या था। ठीक है, ये कहां से प्रारंभ होता है नील विद्रोह? प्रारंभ कहां से हुआ दोस्तों नील विद्रोह? बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ। गांव का नाम क्या था? गोविंदपुर था। जिला कौन सा था? नदिया जिला, और बंगाल में ये स्थित था। ठीक है, बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर नामक गांव से ये स्टार्ट होता है नील विद्रोह। इसमें क्या होता है दोस्तों? नील विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? सबसे पहले जान लेते हैं नेतृत्व कौन करता है। नेतृत्व करने वाले दिगंबर विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दो नाम हैं। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इस आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व किया। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दिगंबर विश्वास ने और विष्णु विश्वास ने। अब दोस्तों इस आंदोलन का कारण क्या था? हमको ये जानना है कि इस आंदोलन का कारण क्या था, किस लिए ये आंदोलन हुआ था, ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसकी पृष्ठभूमि तो शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। नील बागान के मालिकों का अत्याचार इसका सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, क्या कारण था? नील बागान के मालिकों का अत्याचार। नील बागान के मालिक जो है किसानों पे अत्याचार करते थे, इसीलिए जो है उन लोगों ने इसका शुभारंभ किया, इस आंदोलन को शुरू किया। किसके नेतृत्व में? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। दोस्तों इस आंदोलन को समर्थन जिसने दिया, इस आंदोलन को समर्थन जिसने दिया उसका नाम क्या था? हरिश्चंद्र मुखर्जी। समर्थन किसने दिया? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी थे कौन दोस्तों? ये जानना महत्वपूर्ण है। हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट के क्या थे? ये संपादक थे।
हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे, हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। तो इस पत्र के ये क्या थे, संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। इन्होंने क्या किया था, इस आंदोलन को समर्थन दिया था। दोस्तों परीक्षा पे होगी जो जानकारी, सिर्फ उसी को हम आपके सामने रखेंगे, आप संक्षेप में समझने का प्रयास करें। नील विद्रोह की जो है पृष्ठभूमि क्या थी, नील बागान के मालिकों का अत्याचार था नील किसानों पर। ये बंगाल से शुरू हुआ, नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नाम आपको याद रखना है, इनके नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ और हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसको समर्थन दिया, जो हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। ठीक है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इसी के साथ दीनबंधु मित्र ने एक पुस्तक लिखी दोस्तों, दीनबंधु मित्र, इन्होंने एक पुस्तक लिखी दोस्तों, नील दर्पण, बहुत फेमस किताब है नील दर्पण। इस पुस्तक में इन्होंने इस आंदोलन का पूरा जो है विवरण दिया है कि नील बागान के मालिक किस तरह किसानों पर अत्याचार करते थे। तो ये पुस्तक से सवाल पूछा गया है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दीनबंधु मित्र की पुस्तक है नील दर्पण, इसमें इन्होंने नील बागान के मालिकों का किसानों पर अत्याचार जो है दिखाया है। ठीक है, तो ये हो गया जो है आपका नील विद्रोह से संबंधित तथ्य। ठीक है, ये हो गया नील विद्रोह से संबंधित तथ्य। ये सारी चीज आप नोट कर लीजिए दोस्तों, आपकी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे आंदोलन की तरफ। दूसरा आंदोलन देखते हैं, संथाल विद्रोह। देखते हैं दोस्तों संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का कालक्रम क्या है दोस्तों, ये विद्रोह 1855 से 1856, मतलब ये किसके पहले हुआ है, 1857 की क्रांति के पहले। जैसे नील विद्रोह हुआ 1857 की क्रांति के पहले, उसी तरह संथाल विद्रोह भी 1857 की क्रांति के पहले हुआ। इसी तरह सन्यासी विद्रोह भी हमने देखा। ठीक है, सन्यासी विद्रोह कब हुआ, 1857 की क्रांति के पहले। नील विद्रोह 1857 की क्रांति के बाद हुआ, और ये भी जो है 1857 की क्रांति के पहले हुआ। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से हम क्रम रख रहे हैं। संथाल विद्रोह देखते हैं दोस्तों। संथाल विद्रोह में क्या हमको समझना है, ये एक तरह से आदिवासी विद्रोह था। कैसा विद्रोह था, आदिवासी विद्रोह, आदिवासी विद्रोह था। और ये कहां हुआ दोस्तों, ये कहां हुआ, ये भागलपुर क्षेत्र में हुआ, बिहार के भागलपुर क्षेत्र में। उस समय का जो वो क्षेत्र था वहां पर हुआ, भागलपुर क्षेत्र में। अब भागलपुर क्षेत्र में दोस्तों ये संथालों द्वारा हुआ। संथाल एक जनजाति है, संथालों द्वारा हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों, नेतृत्व किसने किया संथाल विद्रोह का, नेतृत्व किया सिद्धू, कान्हू, चांद व भैरव। 4 भाई थे दोस्तों, 4 भाई थे, इन्होंने नेतृत्व किया, जिनका नाम क्या था, सिद्धू, कान्हू, तीसरा नाम क्या था, चांद था, चौथा नाम था भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों भाई थे, और इन्होंने मिलकर संथाल विद्रोह का क्या किया, नेतृत्व किया। क्लियर हुआ। चलिए, मेजर बारो जो है, अंग्रेज सेनापति मेजर बारो था दोस्तों, उसके नेतृत्व में सेना गई दबाने विद्रोह को। मेजर बारो के नेतृत्व में सेना जो है संथालों के विद्रोह को दबाने जाती है, लेकिन पराजित होती है। संथालों से क्या होती है, पराजित हो जाती है। क्लियर हुआ। चलिए, 1855-56 की पृष्ठभूमि है, ये हुआ हमारा संथालों का विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संथालों के विद्रोह के बाद जो है हम देखेंगे मुंडा विद्रोह। कौन सा विद्रोह देखेंगे, मुंडा विद्रोह। मुंडा
विद्रोह। मुंडा विद्रोह की पृष्ठभूमि दोस्तों 1899 से 90 के बीच की है मुंडा विद्रोह की। ठीक है, इसके जो नेतृत्व करता है वो स्वाभाविक सी बात है, बहुत प्रसिद्ध नाम है बिरसा मुंडा। क्या नाम है? बिरसा मुंडा। इनको और क्या कहा जाता है? उलगुलान या महान हलचल। इस विद्रोह का नाम क्या है? इस विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान या महान हलचल के नाम से इस विद्रोह को जाना जाता है। इसको हम इस नाम से भी पुकार सकते हैं, मुंडा विद्रोह को। बिरसा मुंडा का नाम हम देखेंगे, बिरसा मुंडा को क्या क्या कहा जाता है। इनको जगत पिता की भी संज्ञा दी गई दोस्तों, जगत पिता की संज्ञा दी गई, धरती आबा की संज्ञा दी गई, धरती आबा। ठीक है, इनको जगत पिता भी कहा गया, धरती आबा भी कहा गया। और इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि बोंगा की पूजा मत करो, बोंगा की पूजा छोड़कर सिंग बोंगा, सिंग बोंगा की पूजा करो, सिंग बोंगा की पूजा के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति को और सबको क्या कहा कि बोंगा की पूजा छोड़ के किसकी पूजा आपको करनी चाहिए? सिंग बोंगा की। अब ये है क्या, ये जान लीजिए। ठीक है, बोंगा मतलब होता है देवता, अनेक देवता, अनेक देवताओं को छोड़ के सिर्फ एक देवता या एक ईश्वर, या एक ईश्वर की पूजा करिए। मतलब अनेक देवताओं को छोड़ के, जैसे बहुदेववाद को छोड़ के केशवरवाद की बात की इन्होंने, सिंह बोंगा की आप पूजा करिए। ठीक है, ये कहना था बिरसा मुंडा का, इनके नेतृत्वकर्ता का। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, मुंडा विद्रोह में आपको क्या रखना है ध्यान? उलगुलान या महान हलचल इसको कहा जाता है। झारखंड में, जो देखिए बिहार का उस समय का हिस्सा था दोस्तों, झारखंड था, तो उसी स्थान पे जो है ये विद्रोह होता है। और ये जो है आदिवासियों का एक बहुत प्रमुख विद्रोह था। बिरसा मुंडा जो है इसके नेतृत्व करता थे। इनको जगत पिता या धरती आबा भी कहते हैं। बोंगा, अनेक देवताओं की पूजा का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि एक देवता, एक ईश्वर या सिंह बोंगा की पूजा करनी चाहिए। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? चलिए, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया कौन सा विद्रोह दोस्तों? मुंडा विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला विद्रोह देखते हैं दोस्तों, पागलपंथ। पागलपंथ, पागलपंथ में हमको क्या देखना है? पागलपंथ क्या था? एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, मतलब सेमी रिलीजियस एक तरह से इंस्टीट्यूशन था। अर्ध धार्मिक संप्रदाय, अर्ध धार्मिक संप्रदाय था दोस्तों। ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? करम शाह द्वारा, करम शाह द्वारा। ठीक है, देखिए ये विद्रोह जो हुआ दोस्तों, ये मुजारों पर किए गए अत्याचारों के खिलाफ हुआ। मुजारों का मतलब होता है टीनेंट्स, टेनेंट्स मतलब होता है दोस्तों किराएदार। टेनेंट्स मतलब क्या होता है? किराएदार। तो मुजारों पर जो है किसका अत्याचार? जमींदारों का अत्याचार, जमींदारों का अत्याचार। इसके खिलाफ किसने विद्रोह किया? नाम क्या था? टीपू। टीपू ने इस विद्रोह को किया। मुजारों के खिलाफ जो है अत्याचार जमींदारों का जो था, इसी के खिलाफ जो है टीपू ने विद्रोह किया। ठीक है, चलिए पागलपंथ भी हमने देख लिया। आगे दोस्तों जो हम पढ़ेंगे वो है वहाबी आंदोलन। महत्वपूर्ण आंदोलन है। अब हमें देखना है दोस्तों
वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन का समय क्या है दोस्तों? वहाबी आंदोलन ये लगभग 1830 के समय की बात है, ठीक है, 1830 के समय की बात है। ये इसमें क्या हुआ, किसने इसको प्रवर्तन दिया? प्रवर्तक कौन थे इसके? सैयद अहमद बरेलवी। इसके प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। इसका प्रसार क्षेत्र क्या था? कहां कहां ये फैला था दोस्तों? ये कहां कहां फैला था? काबुल में, मतलब अफगानिस्तान, ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है, उसके अलावा बंगाल, बिहार और मध्य प्रांत, ये इसका प्रसार क्षेत्र था दोस्तों, ठीक है, ये इसका प्रसार क्षेत्र था। और जब बरेलवी की मृत्यु हो गई, सैयद अहमद बरेलवी की जब मृत्यु हो जाती है, तब जो है इसका क्षेत्र क्या बन जाता है? पटना बन जाता है। पटना इसका आंदोलन का मुख्य केंद्र बन जाता है। पटना आंदोलन का मुख्य केंद्र हो जाता है मृत्यु के बाद, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद, सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना क्या होता है? आंदोलन का केंद्र बन जाता है, ठीक है दोस्तों। वहाबी आंदोलन क्या था? ये जो है इंडिया में नहीं शुरू हुआ था, लेकिन इंडिया में इसके प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। वहाबी आंदोलन का इंडिया में प्रवर्तन किसने किया? सैयद अहमद बरेलवी ने किया। आपको याद रखना है कि इसका प्रसार कहां कहां हुआ? काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो था, बंगाल था, बिहार था, मध्य प्रांत था। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो पटना आंदोलन का मुख्य केंद्र हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये जो है अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे ज्यादा गंभीर चुनौती दी थी इस आंदोलन ने। अंग्रेजी 19वीं सदी में अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे गंभीर चुनौती किसने दी? इस आंदोलन ने, वहाबी आंदोलन ने। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए, अब ये दोस्तों दरअसल ये आंदोलन क्या था? अरब से था, ठीक है, सऊदी अरब से ये आंदोलन चल रहा था। वहां के अब्दुल वहाब जो थे वो इस आंदोलन को शुरू किए थे, उन्हीं के नाम पे जो है ये वहाबी आंदोलन चला। भारत में इसका प्रवर्तन सैयद अहमद बरेलवी ने किया, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, ये हो गया आपका वहाबी आंदोलन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वहाबी आंदोलन के बाद हमको देखना है कूका आंदोलन। कौन सा आंदोलन महत्वपूर्ण है? कूका आंदोलन। कूका आंदोलन का समय दोस्तों 1840 है, 1840, ठीक है। 1840 में शुरू होता है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया जाता है? भगत जवाहर मल द्वारा। इनका नाम, उपनाम क्या था? सियान साहब द्वारा यह आंदोलन कूका शुरू किया जाता है। कहाँ शुरू किया गया है? ये पंजाब में, ठीक है। ये कहाँ का आंदोलन है दोस्तों? पंजाब का आंदोलन है। और एक तरह से ये दोस्तों धार्मिक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? धार्मिक सुधार आंदोलन, मतलब धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए धार्मिक सुधार आंदोलन। क्लियर हुआ? अब देखिए, इसमें दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? कूका आंदोलन का असल में उद्देश्य क्या था?
कूका आंदोलन का उद्देश्य था दोस्तों, सिख धर्म में जो भी प्रचलित बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, ये किस धर्म के सुधार से संबंधित था? सिख धर्म के। सिख धर्म में प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वास, बुराइयां और अंधविश्वास को दूर करने के लिए, मतलब कूका आंदोलन मूलतः क्या था? धार्मिक सुधार आंदोलन था जो सिख धर्म की बुराइयों को दूर करने से संबंधित था। चलाया किसने? भगत जवाहरमल या सियान साहब ने इसको चलाया। पंजाब इसकी जो है वहां पर प्रसार क्षेत्र था, धार्मिक सुधार आंदोलन था। इतना आपको याद रखना है। 1840 में ये शुरू किया गया। ठीक है, चलिए कूका आंदोलन भी हो गया दोस्तों। कूका आंदोलन हमने पढ़ लिया। आगे देखेंगे हम, आगे और कौन सा आंदोलन है एकदम महत्वपूर्ण है दोस्तों, मेरे ख्याल से बहुत है इतना। इसके अलावा जो है आपको आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रश्न इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आइए इतना जो है पर्याप्त है हमारे लिए। अब दोस्तों इसके बाद हमको क्या देखना है? अब हम देखेंगे दोस्तों आधुनिक शिक्षा विकास। देखिए हमने 1857 पढ़ लिया, उसके अलावा जो है हमने अन्य महत्वपूर्ण आंदोलनों को देख लिया। अब दोस्तों हम देखेंगे कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास किस तरह हुआ। जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनको हम देखेंगे। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, हम बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम को एक एक करके देखेंगे दोस्तों। प्रथम मदरसा कब स्थापित हुआ? प्रथम मदरसा कब स्थापित होता है? 1781 में स्थापित होता है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कहाँ स्थापित होता है? कलकत्ता में। कहाँ स्थापित होता है दोस्तों? कलकत्ता में। आपने पढ़ा था जब वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल आपने देखा तो उस समय देखा था कि प्रथम मुस्लिम मदरसा जो है वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में स्थापित किया था 1781 में। ठीक है, इसके प्रमुख कौन थे? प्रमुख, पहले प्रमुख कह सकते हैं इस मदरसे के पहले प्रमुख कौन थे? तो पहले प्रमुख मौलवी मुइजुद्दीन थे। मौलवी क्या नाम था? मुइजुद्दीन। ठीक है, मौलवी मुइजुद्दीन थे। ठीक है, ये थे इसके पहले प्रमुख प्रथम मदरसे के। इसमें किस भाषा की शिक्षा दी जाती थी दोस्तों? फारसी की दी जाती थी, अरबी की दी जाती थी और मुस्लिम कानून की दी जाती थी। मुस्लिम कानून, फारसी और अरबी की इसमें शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, और क्या आपको जानना है इसके बारे में? बहुत पर्याप्त है। प्रथम मदरसा स्थापना 1781 में होती है। आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास की बात हो रही है दोस्तों। कलकत्ता में इसकी स्थापना वारेन हेस्टिंग्स द्वारा होती है। मुइजुद्दीन जो है इसके प्रथम प्रमुख होते हैं। इसमें जो है फारसी और अरबी की शिक्षा दी जाती थी और मुस्लिम कानून की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, चलिए ये बात हो गई मदरसे के संबंध में। अब संस्कृत शिक्षा के लिए भी कुछ व्यवस्था होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, उसके लिए भी काम हुआ। ये तो मुस्लिम शिक्षा के लिए हुआ दोस्तों। ठीक है, संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी हुई। संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है। संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1781 में होती है मदरसे की स्थापना और ठीक 10 साल बाद जो है बनारस में होती है संस्कृत
कॉलेज की स्थापना, मतलब 1791 में होती है संस्कृत कॉलेज की स्थापना। कहाँ होती है? बनारस में। ठीक है, बनारस में होती है 1791 में। किसके परिणाम स्वरूप? जोनाथन डंकन के प्रयासों के फलस्वरूप होती है संस्कृत कॉलेज की स्थापना। क्लियर हुआ? इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या होता है? हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन। हिंदुओं के धर्म, कानून और साहित्य का अध्ययन। क्लियर हुआ? ये हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानूनों से संबंधित था जो है। ठीक है, यहाँ पर अध्ययन की सुविधा दी जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी क्रम में बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? उसी समय दोस्तों भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद हुआ। श्रीमद् भगवत गीता आपको पता है दोस्तों, श्री कृष्ण के उपदेश है, महाभारत का एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है, पृष्ठभूमि है। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो है आंग्ल भाषा में अनुवाद होता है। चार्ल्स, इसके लिए एक नाम याद रखिएगा, चार्ल्स विल्किंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। इन्होंने क्या किया? भगवद गीता का क्या किया दोस्तों? आंग्ल अनुवाद किया। क्या किया दोस्तों? आंग्ल अनुवाद किया। क्लियर हुआ? चलिए, एक तथ्य मिल गया आपको। इसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी? इंट्रोडक्शन किसने लिखा था इस आंग्ल अनुवाद का? वारेन हेस्टिंग्स। किसने लिखा दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स। अब इसी के साथ सर विलियम जोन्स देख लीजिए। सर विलियम जोन्स ये करते हैं आंग्ल अनुवाद किस पुस्तक का? बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों नाम है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है दोस्तों? महाकवि कालिदास की एक रचना है, नाटक है। इसका आंग्ल भाषा में अनुवाद किसने किया? सर विलियम जोन्स ने। मूलतः ये कालिदास का नाटक है, महाकवि कालिदास का नाटक। इसका अनुवाद किसने किया आंग्ल भाषा में? सर विलियम जोन्स ने। क्लियर हुआ? दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो जो महत्वपूर्ण है वो बिल्कुल नहीं छूटेगा, आप इनको जरूर नोट डाउन करिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 1854 शुरू होता है दोस्तों, 1854, और इसमें होता है क्या? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच, इसको हम पहले देख चुके हैं। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र। चार्ल्स वुड द्वारा घोषित। ये शिक्षा के सुधार से संबंधित है दोस्तों। वुड डिस्पैच जो था 1854 में लाया गया। ये किससे संबंधित था? शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या सुधार हुआ। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है किस चीज का? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को, अंग्रेजी शिक्षा का। क्लियर हुआ? ठीक है, अब दोस्तों जो है इसमें किया क्या गया? वुड डिस्पैच में क्या कहा गया? इसका आधार क्या है, मतलब किस लिए कहा गया मैग्ना कार्टा? लंदन विश्वविद्यालय है दोस्तों, लंदन विश्वविद्यालय। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर क्या किया गया कि हर प्रेसिडेंसी में 3 प्रेसिडेंसी थी। एक थी जो है आपकी दोस्तों कलकत्ता, मद्रास और बंबई। कलकत्ता थी प्रेसिडेंसी,
मद्रास थी और बंबई थी। इन तीनों प्रेसिडेंसी में जैसे लंदन विश्वविद्यालय है, इसी तरह एक जो है एक विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई। विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई, मतलब लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे मद्रास, कलकत्ता और बंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। ये वुड डिस्पैच की प्रमुख बात थी। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स वुड द्वारा ये घोषित किया गया था। क्लियर हुआ? अब इसी के साथ दोस्तों हंटर आयोग पढ़ लेते हैं। हंटर कमीशन इसी के साथ देखते हैं। हंटर कमीशन क्या था? ये भी शिक्षा से संबंधित था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल मिस मत करिएगा। हंटर कमीशन, हंटर आयोग, हंटर आयोग ये 1854 में जो वुड डिस्पैच था दोस्तों के वुड डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति आई उसी का आकलन करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का आकलन, मतलब कि जब 1854 में वुड डिस्पैच लाया गया तो उसके बाद क्या सुधार हुए, क्या नहीं हुए, क्या कमियां रह गई, उसी का आकलन करने के लिए क्या किया गया? हंटर आयोग का गठन किया गया। क्लियर हुआ? ठीक है, ये 1854 में जो है वुड डिस्पैच आया था, 1882 में हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा मेन फोकस क्या था दोस्तों? मेन फोकस किस चीज पे ध्यान दिया गया? किस चीज पे ध्यान दिया गया? प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पे। प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर। क्लियर हुआ? प्राथमिक शिक्षा के सुधार पर और विकास पर जोर दिया गया। ठीक है, सबसे अधिक इसी पर जोर दिया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ जो है, इसी के साथ और जो है सैडलर आयोग को भी देख लेते हैं कि ये किस लिए लागू किया गया, किस लिए लाया गया। सैडलर आयोग, सैडलर आयोग ये कब? 1917 की बात है। ये आधुनिक भारत में शिक्षा का जो प्रसार है उसकी बात हो रही है। वो क्रम से चल रहा है कि शुरू कब से हुआ? प्रथम मदरसे की स्थापना, प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना से लेके जो है कमीशन बना या जो भी इसके जो है संस्थागत सुधार किए गए उसके बारे में हम क्रम से पढ़ रहे हैं। तो 1917 में आ जाते हैं दोस्तों, जब सैडलर आयोग का निर्माण हुआ। ये किस लिए? कलकत्ता विश्वविद्यालय, इसका तत्कालिक कारण क्या था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए, कि मतलब कलकत्ता अगर जो है यूनिवर्सिटी का क्या संभावना है उसका क्या अध्ययन किया जाए, इसके बारे में रिपोर्ट ली गई। विश्वविद्यालय शिक्षा का क्या विकास हुआ, विश्वविद्यालय शिक्षा में क्या सुधार हुआ, उसके लिए इसकी स्थापना की गई। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार, कितना सुधार हुआ विश्वविद्यालय शिक्षा में, उस पर ध्यान दिया गया। और इसमें दोस्तों ये चीज नोटिस किया गया, ये चीज जो है स्टेटमेंट दिया गया कि अगर विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है, विश्वविद्यालय शिक्षा में अगर सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना बहुत ही आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा में सुधार बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है।
मतलब इसका कहने का मतलब ये था कि ये अध्ययन के बाद ये रिपोर्ट निकल के आई, ये विचार निकल के आया कि जैसे आपको पता है कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई या विश्वविद्यालय शिक्षा जो होती है दोस्तों, उसमें जो है उन्नति तभी हो सकती है जब फाउंडेशन जो है मजबूत हो। जैसे जो भी माध्यमिक कक्षाएं हैं, अगर वहां पर अच्छा काम किया जाएगा तो निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय शिक्षा में इसका असर दिखेगा। वही यहाँ पर कहा गया, ठीक है, वही यहाँ पर कहा गया। क्लियर हुआ? चलिए, ये हो गया दोस्तों सैडलर कमीशन, ठीक है, ये हो गया आपका सैडलर कमीशन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही। और ये जितनी चीज़ें हैं दोस्तों, मैं संक्षेप में एक तरह से जो है आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत संक्षेप में और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ। पुस्तकों में जो है चीज़ें बहुत डिटेल्ड में हैं, तो मैं उसको संक्षिप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही चीज़ें रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ, एक्सप्लेन भी करने का प्रयास करूँगा, ताकि केवल तथ्य जो है आपको रटने का बोझ न दे। तो जितना हो सकता है मैं उसको कंप्रेस करने का कोशिश कर रहा हूँ। कोई चीज़ें छूटती हैं या समझ में आने में समस्या होती है तो हमसे ज़रूर डिस्कस करें, कमेंट जरूर करें। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री की जितनी चीज़ें आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं दोस्तों, वो चीज़ें कहीं से छूटे न, ठीक है? क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।